मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। दोस्तों, मैं बबीता जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चहेते प्रोग्राम जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए कि आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक हमारे पास आते हैं और आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आता है, हमारा ये एफर्ट पसंद आता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अपने इस प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस खूबसूरत जिंदगी से नवाजा है। तो दोस्तों, इसी शुभ संदेश के साथ कि ऊपर वाले की दी हुई इस नेमत की कद्र हम सब करेंगे, आइए आज के हमारे इस खास इवेंट की शुरुआत करते हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में अब हम आपको बताना चाहेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आज के दिन क्या खास बात है। तो हम बात तो कोई भी ऐसे ही नहीं करते हैं ना, उसका कुछ रीजन होता है। तो दोस्तों, आज ही के दिन इसी साधारण से दिखने वाले सीधे साधे नौजवान ने पहली बार साउथ अफ्रीका में इस बात का विरोध किया कि वहाँ किस तरह से भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव होता था। दरअसल हुआ कुछ यूं फ्रेंड्स कि बैरिस्टरी पास करने के बाद जब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका के डरबन पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने व्यापारी दादा अब्दुल्ला के यहाँ पर बतौर उनके कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। और इसी बीच दादा अब्दुल्ला ने उन्हें प्रिटोरिया जाने को कहा। फिर क्या था, उन्होंने रेलवे के प्रथम श्रेणी का टिकट लिया और बैठ गए ट्रेन में। पर दोस्तों, उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब पाइटरमारिट्सबर्ग के स्टेशन पर उसी डिब्बे में एक यूरोपियन यात्री के कहने पर उन्हें दूसरे डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। कारण, क्योंकि अश्वेत लोगों को प्रथम श्रेणी में सफर करने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों, गांधी जी ने इस बात का विरोध किया, पर फिर टिकट होने के बावजूद उन्हें उस रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया और उनके सामान को भी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। और जानते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने उस स्टेशन पर ठिठुरते हुए रात बिताई। दरअसल गांधी जी को अब ये एहसास हुआ कि साउथ अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों और मजदूरों के लिए ये अपमान दैनिक जीवन का हिस्सा था। जो नया था वो गांधी जी का अनुभव न होकर उनकी प्रतिक्रिया थी। और जानते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि आपके जीवन की हर घटना आपको कुछ न कुछ जरूर सिखा जाती है। गांधी जी को अपने जीवन की इस घटना के बाद लगा कि डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा ये उनकी जिंदगी का वो क्षण था जिसने उनकी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। अपने इन अनुभवों के बारे में वो कहते थे, जैसे छोटा सा तिनका हवा का रुख बताता है, वैसे ही मामूली घटनाएं मनुष्य के हृदय की वृत्ति को बताती हैं। और दोस्तों, इसी घटना के कारण गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या हम कहें सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और इस तरह के रंग भेद का विरोध किया। और नतीजा तो हम सब जानते ही हैं। गांधी जी की इस गाथा के बारे में साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व महान राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि गांधी जी का वो अनुभव उनका दूसरा जन्म था।
तो दोस्तों, इस वाक्य के साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हमने ये बात आपसे क्यों की, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी को ट्रेन से धक्का दिया गया था और आज ही के दिन से गांधी जी के जीवन की नई शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्तों, गांधी जी की उन असीमित कुर्बानियों और संघर्ष को याद करते हुए आइए मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ रंग तो क्या, किसी भी तरह का कोई भेदभाव न रहे। दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में मैं हूँ आपके साथ बबीता, और अभी थोड़ी देर पहले हम जिस वाक्य की बात आपसे कर रहे थे ना, हमारे देश में इस संदेश को पूरा करने में सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इतिहास में और आज भी कई ऐसी फिल्मी हस्तियां रही हैं जिनका लक्ष्य सिनेमा के माध्यम से न सिर्फ मनोरंजन करना है बल्कि समाज को एक संदेश और एक नई सोच भी देना है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक लेखक, हिंदी फिल्म निर्देशक, स्क्रीन राइटर और पत्रकार का आज जन्मदिन है। मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा अहमद अब्बास जी के बारे में, जिन्हें आप के अब्बास के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सिनेमा की ताकत का एहसास कराने की क्षमता क्रिएटिव और ठोस इरादे वाले निर्माता निर्देशकों में से एक है ख्वाजा अहमद अब्बास जी। दोस्तों, सिनेमा उनके लिए एक जरिया था जिससे वो लोगों में वास्तविक बदलाव का जज्बा पैदा कर सके। 7 जून 1914 को हरियाणा के पानीपत में जन्मे ख्वाजा अहमद अब्बास पर अपने पिता की तुलना में मां का अधिक प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके भीतर साहित्यिक रुचि को बढ़ाया। उनकी शुरुआती पढ़ाई एक मुस्लिम हाई स्कूल में हुई और उन्होंने 1933 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। दोस्तों, वो उन कुछ गिने चुने लेखकों में से एक हैं जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया और बॉम्बे क्रॉनिकल में वो लंबे समय तक संवाददाता और फिल्म समीक्षक के तौर पर काम करते रहे। उनका कॉलम द लास्ट पेज सबसे लंबे चलने वाले कॉलम्स में से गिना जाता है। ये सिलसिला 1941 से 1986 तक चलता रहा। फ्रेंड्स, अब्बास ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों की तरफ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय माध्यम सिनेमा का बखूबी उपयोग किया और इसी सिनेमा से उन्होंने गरीबी, अकाल, सांप्रदायिक बंटवारा आदि पर करारा प्रहार भी किया था। और दोस्तों, उनकी फिल्मों में जहां शहर और सपना ने फुटपाथ पर जीने वाले लोगों की परेशानियों को लोगों के बीच पहुंचाया, तो वहीं 2 बूंद पानी में राजस्थान के मरुस्थल में पानी की विकराल समस्या और उसकी कीमत का बखान किया। अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उन्होंने सांप्रदायिकता और बंटवारे को बखूबी बयान किया है। दोस्तों, मैं यहाँ एक खास बात आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 7 हिंदुस्तानी सिने स्टार अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से अनवर अली अनवर। दोस्तों, 35 वर्ष के फिल्मी करियर में उन्होंने 13 फिल्में बनाई और लगभग 40 फिल्मों की कहानी और पटकथाएं लिखी, जिनमें अधिकतर राज कपूर के लिए थी। जी हाँ दोस्तों, राज कपूर जी के फिल्मी करियर में अब्बास का बहुत ही प्रमुख योगदान रहा है। उनकी सबसे कामयाब फिल्मों में जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना अब्बास जी की कलम के जादू से ही निकली हैं। पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? इसलिए कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। थैंक यू बॉस, थैंक यू। आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। फ्रेंड्स, एक बार अब्बास जी ने भी कहा था कि उन्होंने सिनेमा के साथ हर रूप में प्रयोग किया। अब्बास ने मल्टी स्टारर, रंगीन, गीत युक्त, वाइड स्क्रीन फिल्म, बिना गीत की फिल्म और सह निर्माता के रूप में एक विदेशी फिल्म का भी निर्माण किया था। वो लोगों में अंदर से सब कुछ बदल देने की एक चाह पैदा करने का फॉर्मूला जानते थे। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये प्यारा सा गाना। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए
नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ये गाना सुनकर आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इस मूड को हम और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और ख्वाजा अब्बास मस्तान जी को उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं बबीता। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बस इतनी ही होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। एनीवेज, अब हमारे प्रोग्राम में भी हमें आगे बढ़ने का टाइम आ गया है और हम अगली शख्सियत को अब आपके सामने पेश करने वाले हैं। जानते हैं वो कौन है? वो है मशहूर टेलीविजन सीरीज मैन वर्सेस वाइल्ड के हीरो। इनके प्रोग्राम में हम इन्हें देखते हैं तो लगता है कि सचमुच इसी मिट्टी के बने हैं जो जीने के लिए सारे पैतरे इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। और इनकी हिम्मत को देखकर ना अच्छे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सचमुच ऐसा कर रहे हैं या ये एक सपना है। वेल फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीरो, होस्ट और लेखक एडवर्ड माइकल बियर ग्रिल्स की, जो आज ही के दिन 1974 में इस दुनिया में आए थे। Man vs. Wild, and today I've been running. I used to do so much running in the military, you know, it was so much part of everyday life, and actually I found when I left the army I completely stopped running just because I associated it always with such hard work. You always kind of ended up throwing up at the end of it, and it was like, it was to the extreme, and I kind of left that world and I didn't want that kind of pain. And it took me a while to realize actually running doesn't need to be like that. And for me, running now is a really healing, freeing, wonderful kind of thing in my life. दोस्तों, बियर ग्रिल्स एक ब्रिटिश एडवेंचरर होने के साथ साथ एक लेखक और टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। बियर ने अपने इस खोज की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से कर दी थी और ये इंग्लैंड में बड़े हुए। अक्सर अपने पिता के साथ पहाड़ों की ऊंचाइयां नापने ये चल देते थे और शायद जिंदगी की कुछ ऐसी ही शुरुआत ने आगे चलकर बियर को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा माउंटेनियर्स में से एक बनने की प्रेरणा दी। तो फ्रेंड्स, 16 मई 1998 को बियर ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना बचपन का ये सपना पूरा किया। और जानते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने पैराशूट स्टंट से हुए एक्सीडेंट के बाद रिकवर होकर सिर्फ 18 महीने बाद ही ये कारनामा कर दिखाया, जब वो ब्रिटिश आर्मी के एक स्पेशल फोर्स ट्रूप स्पेशल एयर सर्विस में काम किया करते थे। इस एक्सीडेंट में उनके पीठ की 3 हड्डियां टूट गई थी। दोस्तों, एवरेस्ट की चढ़ाई के वक्त बियर 23 साल के थे और फिर उन्होंने अपने इस अनुभव को अपनी किताब द किड हु क्लाइम्ड एवरेस्ट में लिखा और पूरी दुनिया से शेयर किया कि किस तरह 19,000 फीट पर उन्होंने अपने आप को मौत के बेहद करीब पाया, जब उनके पैरों के नीचे से बर्फ क्रैक होकर फिसल गई और चोट लगने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए। और तो और दोस्तों, इसी वजह से वो अपनी माउंटेनियरिंग वाली रस्सी के छोर पर लटकने लगे। उस समय कैसे उसी रस्सी और उनके टीममेट ने उन्हें इस खतरे से बाहर निकाला था। At 8, a London University student on top of the world this morning, the youngest to make the summit of Everest. 23-year-old Bear Grylls and 2 other climbers made it after a grueling climb in bad weather. I've just spoken by satellite phone to Edward Brandt at Everest Base Camp. They got to the south summit about 6:10 this morning local time. Very, very tired, but still determined to carry on. The weather wasn't exactly how they wanted it to be, but they pressed on anyway. And at 7:35 local time this morning, the 3 of them summited. पर दोस्तों, यही नहीं, बियर ने तो अंटार्कटिका से लेकर आर्कटिक तक और न जाने कितने रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवेंचर्स किए हैं, जिसके कारण अब तक करीबन $2.5 मिलियन की राशि इकट्ठा की गई है। और पता है किस लिए? पूरी दुनिया के बेसहारा छोटे बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बियर ने मई 2007 में एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद वो पहले शख्स बने जिसने पैराग्लाइडिंग द्वारा माउंट एवरेस्ट के ऊपर उड़ान भरी थी।
और दोस्तों उनके साथी पायलट को अपने इंजन में कुछ खराबी की वजह से वापस आना पड़ा था, पर बेर तब तक उड़ते रहे जब तक वो 29,500 फीट की ऊंचाई पर नहीं पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख में मैन वर्सेस वाइल्ड के तकरीबन 1.2 बिलियन दर्शक हैं और इसी बात से बेर की लोकप्रियता का साफ पता चल जाता है दोस्तों। और जानते हैं उनके द्वारा लिखी गई 10 किताबों में मड, स्वेट एंड टीयर्स और फेसिंग अप नंबर 1 बेस्ट सेलर्स रही हैं। Click your fingers and be in a hot bath with bubbles and ducks and good things like that. You know, but this is really why so many of the accidents happen. That concentration goes, and you know, we ran out of oxygen. We ended up just crawling on our hands and knees through these deep powder snow gullies. But eventually, you know, 5 days later, we were off it. And you know, for me, I think, you know, looking back, there is one very clear quality that stands out above everything that happened up there. And this thing stands out for a couple of reasons. First of all, I genuinely believe this thing kept us alive. And secondly, it's what gave me hope. And hope is one of these strange elements that we don't know how much we all really need it in our lives. तो दोस्तों, आज इसी साहसी एडवेंचरर को उनके बर्थडे पर हम ढेर सारी विशेस देते हैं और दुआ करते हैं कि वो ऐसे ही अपने इस खोज में आगे बढ़ते रहें। तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बेयर ग्रिल्स। दोस्तों, यहाँ पर बात एडवेंचर की हो रही थी ना, तो मेरा मानना ये है कि खेल भी एक तरह का एडवेंचर ही तो है, जहाँ ये पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी के बारे में जिसका नाम पूरी दुनिया में बेस्ट डबल्स टेनिस प्लेयर्स के नामों में शुमार होता है और जिन्होंने इसी डबल्स में 12 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द टैलेंटेड और डायनेमिक महेश भूपति जी के बारे में, जो आज ही के दिन यानी कि 1974 में चेन्नई में पैदा हुए थे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनाइटेड स्टेट्स के यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी से पूरी की थी। और आप जानते हैं, महेश भूपति वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार 1997 में रिका हिराकी के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था और उनकी 2006 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स की जीत के बाद वो उन 8 टेनिस प्लेयर्स के सम्मानजनक ग्रुप में शामिल हो गए जिन्होंने मिक्स्ड डबल्स में ग्रैंड स्लैम जीता था। और दोस्तों, लिएंडर पेस के साथ महेश की जोड़ी तो जैसे ऊपर वाले ने टेनिस कोर्ट में कमाल दिखाने के लिए ही बनाई थी। इस जोड़ी ने हमारे देश के लिए कई खिताब जीते और जिनकी डिटेल्स अगर मैं अभी आपको बताऊं ना तो शायद हमारा प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, और बताएं, इसकी मुझे इजाजत भी नहीं है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं महेश भूपति के बारे में। हालांकि उनके सफर में उन्होंने अपने रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखे जिससे हम सभी वाकिफ हैं, पर 2008 के ऑर्डिना ओपन, बीजिंग में समर ओलंपिक्स 2008 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2011 में उन्होंने वापस एक साथ आकर अपने प्रशंसकों को अपना खेल दिखाया था। आइए सुनते हैं इसी जोड़ी का ये खास इंटरव्यू। I think the game-wise, the tennis is still there. I think communication-wise, we're definitely talking a lot more, even off the court and on the court. I think both of us bring a different perspective to the game 10 years later. We've played a lot of our opponents individually, so we both have our strategies we'd like to go out on the court with, and I think that's helping. We're pretty solid out there. दोस्तों, ये तो बात हुई महेश भूपति की टेनिस कोर्ट में किसके साथ जोड़ी जमी, पर असल जिंदगी में तो उन्होंने मिस यूनिवर्स 2000 रह चुकी लारा दत्ता जी के साथ 20 फरवरी 2011 को शादी करके अपनी जोड़ी बनाई। वो एक प्यारी सी बेटी सारा के पिता भी बने।
दोस्तों, जब भी मैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड प्रोग्राम करने आती हूँ ना, तो कभी भी टाइम की तरफ नहीं देखती। और अब मैं जिसकी बात करने वाली हूँ ना, वो एक ऐसे साहसी कलाकार हैं जिसने अपनी कला के लिए एक भरा पूरा करियर छोड़ दिया था। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को बस एक हॉबी तक सीमित रखना पड़ता है। पर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो इन्हीं हॉबीज या इंटरेस्ट के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारी अगली कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं 1848 में पेरिस में जन्मे महान पेंटर पॉल गॉगविन के बारे में, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी जगह को छोड़कर अपने परिवार के साथ फ्रांस जाना पड़ा था, जहां समंदर के सफर के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ साल बाद ही उनकी मां की मौत भी हो गई थी। पर इन विपरीत परिस्थितियों में भी पॉल ने पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में एक सफल स्टॉक ब्रोकर के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। पर फ्रेंड्स, फिर एक दिन वो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन देखने गए और इसी जगह ने सबसे पहले उन पर कला की छाप छोड़ी। तो फ्रेंड्स, साल 1871 में उन्होंने पेंटिंग करना एक हॉबी की तरह शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये उनका पैशन बन गई। दोस्तों, पहले तो वो वीकेंड्स पर पेंटिंग्स किया करते थे। फिर उन्होंने कोलोरोसी एकेडमी में इवनिंग क्लासेस ज्वाइन की, कला की बारीकियां सीखने के लिए। पर अभी भी वो अपनी पुरानी जॉब जारी रखे हुए थे। पर लिसनर्स, इसी बीच 1883-84 के आसपास उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। 35 साल की उम्र में पॉल ने अपनी जॉब छोड़ दी और पेरिस से ये रूओं चले गए। और दोस्तों, उनके इस निर्णय में उनकी कंपनी ने उनकी काफी मदद की। पर उनके इसी निर्णय ने जहां उन्हें अपने पैशन, अपनी कला के और करीब लाया, तो वहीं इसी ने उन्हें अपने परिवार से बहुत दूर भी कर दिया। दोस्तों, इस वाकये के बाद तो पॉल बस रमता जोगी जैसे कभी यहाँ तो कभी वहाँ फिरते रहे अपनी कला को और निखारने के लिए। और उनकी पेंटिंग्स दिन प्रतिदिन बेहतर भी हुई। पर उन्हें सफलता मिली जब वो 1891 में तहीती पहुँचे। दोस्तों, इसी जगह पॉल ने अपने जीवन की सबसे महान पेंटिंग्स बनाई। पर दुर्भाग्यवश ये वो भी समय था जब उनकी माली हालत बहुत ही खराब थी। और दोस्तों, इतने बड़े पेंटर होने के बाद भी ये खराब हालत उनके अंत समय तक रही। पर एक और चीज जो अंत तक उनके साथ थी, वो था उनका जुनून अपनी पेंटिंग्स के लिए, जो वो आखिरी क्षण तक करते रहे, जब तक 1903 में उनकी सांसें न रुक गई। पर जानते हैं, जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात थी वो ये कि उनकी कला को कद्र उनकी मौत के 3 साल बाद मिली, जब सलोन डी ऑटम में उनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया। यहाँ से लोगों ने मॉडर्न आर्ट के लिए उनके योगदान को पहचाना था। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर इस महान कलाकार को हम सब सलाम करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी इन बातों को हम यहाँ पर अल्प विराम देंगे, क्योंकि समय ने फिर से एक बार दस्तक दी है और बता दिया है कि अब हम इस शो को वाइंड अप कर दें। कल फिर मिलते हैं कुछ और नाम, कुछ और कारनामों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मैं बनना चाहूँ जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूँ जैसा, पर शायद सपनों में इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,